हाँ जी जनाब। वेटनेरियंस या स्टूडेंट्स डीवीएम के या जो फार्मर हजरात हैं, आज की थोड़ी ये जो आज का लेक्चर है ना, इसको थोड़ा कैजुअल लेते हैं। और मैं उसकी थोड़ी समरी आपको देना चाहता हूँ। पिछले जो 8-9 मैंने इस पे वीडियो लॉग्स किए हैं, तो एक ब्रीफ समरी उनकी जो है ना, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा ताकि आपको याद रहे कि अभी तक हमने किया क्या है और उसके सेलिएंट या की पॉइंट्स जो हैं उसमें क्या है। एक बात तो मैंने अर्ज किया था आपसे कि पैरासाइट वो जरसोमे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड और शेल्टर के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर मैंने कहा था कि एक्टो पैरासाइट्स की कई कैटेगरीज हैं, कई उसकी टाइप्स हैं। एक तो लोकेशन के हिसाब से कहते हैं कि जी एक्टो पैरासाइट्स या अगर एक्सटर्नल जिस्म के ऊपर हूं तो वो एक्टो पैरासाइट्स कहलाएंगे, और अगर जिस्म के अंदर हूं तो वो इंटरनल पैरासाइट्स होंगे। एक्सटर्नल पैरासाइट्स का मैंने आपको बताया था कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के पैरासाइट्स हैं ना, उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टिक्स हैं और इसी तरह लाइस है, बाकी वो चीज़ें आती हैं। बाकी इसमें जूं भी आ सकती है, मक्खी भी आ सकती है, मुख्तलिफ किस्म की फ्लाइज हैं। या इसमें एक अलग कैटेगरी और है माइट्स की। ये जो खारिश होती है, मेज वगैरह जो बीमारी होती है जिससे ऊन वगैरह का सारा नुकसान होता है, ये आमतौर पे जो सार्कोप्टी स्पीशीज जो होती है ना, ये ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये इंसानों में भी जानवरों में भी मिलती जुलती ये बीमारियां सारी। फिर मैंने आपको इंटरनल पैरासाइट्स का बताया था कि इंटरनल पैरासाइट एक तो होते हैं खुर्दबीनी, जो यक खुलिया हैं, कि वो पूरे पूरा निज़ाम एक छोटे से सेल से अब खुर्दबीन के साथ ही आपको नजर आता है। उनको कहते हैं प्रोटोजोन पैरासाइट। वो अपनी ज़ात में इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया वायरस का फर्क तो उसके साथ है, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है ये यूकैरियोट्स हैं, और वो जो दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स हैं। वो समझने के लिए उसकी डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है, आप यही याद रखें कि प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड पैरासाइट है। और बाकी जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं उनमें आपके हेलमिंथ्स हैं जिनको वर्म्स कहते हैं। और वर्म्स में भी आगे तीन मशहूर कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो राउंड वर्म्स हैं, एक वो हैं जो फ्लैट वर्म्स हैं। फ्लैट वर्म्स में भी दो किस्म के हैं। राउंड वर्म तो आपको पता है, मलाप जिसे कहते हैं। और ये जो फ्लैट वर्म्स हैं इसमें आपके फिशोला हेपेटिका की तरह के फ्लूक्स जो है ना वो आते हैं। और एक है टेप वर्म्स। अब टेप वर्म्स जो है ना वो बड़े सेंटीमीटर के हिसाब से लंबे होते हैं, और उनमें हर उनके सेगमेंट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट, एक प्रोग्लॉटेड उसको कहते हैं, वो होता है। अब इन सब का जब हम देखते हैं ना कि इसकी अल्टीमेटली होता क्या है इसके साथ, तो मैंने आपको बताया कि पैरासाइट्स, पहली बात तो है ये, चूंकि ये पैरासाइट्स हैं, ये जो भी आप अपने जानवरों को खिलाते हैं या खुद खाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम पैरासाइट्स का हो तो वो डेफिनेटली वो जानवर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जानवर थका थका रहता है, उसकी इम्यूनिटी का जो है वो वीक रहती है। आप जितनी मर्जी डाइट उसको देते जाएं उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है। वो जो है भी, अगर दूध के लिए जानवर है तो दूध की पैदावार कम हो जाएगी। अगर गोश्त के लिए है तो गोश्त की पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर इंसानों में है तो इंसानों में भी इसी तरह की जो है वो आप महसूस करेंगे कि लथार्जिक रहते हैं, थके थके से रहते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जबकि ये कोई क्लिनिकल साइंस इन बीमारी की कोई अलामत ना हो। लेकिन जब बीमारी की अलामत हो जो आ जाए, तो उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हैं, आपके मैदा में और पूरे जिस्म में, आगे इंटेस्टाइन से आगे जाते हुए एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ पैरासाइट्स उसमें हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है पैरासाइट कौन सा है। कई पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि ब्लड सक करते हैं, जैसे कि नेमाटोड्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, हेमोंकस कंटाटस की एग्जांपल, या हुकवर्म्स। बाकी भी ऐसे हैं जो कि ब्लड सक करते हैं और जानवर को अनीमिया हो जाता है, उसमें खून की कमी होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसे हैं जिनका साइज लंबाई में ज्यादा है या वो ज्यादा मिकदार में है, तो वो इंटेस्टाइन में जाके वो इतना ब्लॉक कर देते हैं उसको कि वो जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है, एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म्स हैं, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है जानवर की। हाँ, अगर वो कॉक्सीडिया है, जिस तरह के मैंने प्रोटोजोन की बात की है, तो प्रोटोजोन पैरासाइट्स जो है वो इंटेस्टाइन की जो विलाई है, जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस है, वो उसको उसको अफेक्ट करते हैं।
और उससे अफेक्ट करने से ये होता है कि जब फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होता है तो डायरिया होना शुरू हो जाता है। और जो तोड़ फोड़ वो सेल्स के साथ करते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की, उससे स्टीटोरिया होने का इम्कान होता है, म्यूकस। क्योंकि बॉडी रद्द देती है ना, ये एंटीजन है। पैथोजन को कंट्रोल करने के बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। जब वो रिस्पॉन्ड करती है तो म्यूकस बनता है। इसी तरह एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिला के वो डायरिया की शक्ल इख्तियार करेगी। तो आपके पास यही हल मेनली रह जाता है कि आप वो पैरासाइट को जो उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस उसका ठीक करें। और अगर ट्रीटमेंट वाली साइड पे जाया जाए तो ट्रीटमेंट से पहले भी एक आमतौर पर ये इंटेग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट की बात होती है। अब इंटेग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट है कि मुख्तलिफ तरीकों से, इसको मल्टी प्रोज्ड अप्रोच कहते हैं, कि कई तरीकों से आपने पैरासाइट को कंट्रोल करना होता है। आज मेनली मैं बात करूं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स की। बाकी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेंगे, पिछला थोड़ा सा रिव्यू मैं कर रहा हूं। तो एक तो बात है प्रिवेंशन की, कि आप जानवरों को किस तरह बचा सकते हैं। इनके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स जो हैं वो किसी भी किस्म के हों, वो आप किस तरह उनको बचा सकते हैं। अब ये तीन चीजें हैं, एक है होस्ट, एक है पैरासाइट, और एक है एनवायरनमेंट। ये तीन कंट्रीब्यूटर्स हैं। होस्ट में क्या कर सकते हैं आप, क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उसकी इन्फेक्शन ना होने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एनवायरनमेंट क्या है कि जहां जानवर चराई के लिए जाते हैं, वहां जानवर जो है उसको आप कोशिश करें कि अगर आपके जो पास्चर्स हैं, चराई के इलाके हैं, उनमें इन्फेक्टिव कोई लार्वी मौजूद हैं, कोई oocyst मौजूद हैं, कोई एग्स मौजूद हैं, तो आप वहां कोई ना कोई कंट्रोल डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करें। या बेलमूम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह, उससे भी कई पैरासाइट्स जो मर जाते हैं, उसकी स्प्रे होती है। लेकिन ये बड़े फार्म्स या बड़े पास्चर्स पे इस तरह की मैनेजमेंट वो अमूमन की जाती है। और अगर जानवर की हद तक हो पैथोजन की, तो पैथोजन को आप इस तरह या तो ट्रीटमेंट करेंगे, या आप जो अपने एनिमल उनकी डाइट बेहतर करेंगे। और डाइट बेहतर करेंगे तो इम्यूनिटी डेवलप होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो पैरासाइट जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात उसमें ये आती है कि मॉनिटरिंग आप उसकी करें, कि जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करें। अब वो मॉनिटरिंग करने की क्या तरीकाकार है। मॉनिटरिंग करने का एक तो तरीका कि अगर आप समझते हैं कि वो कोई भी जानवर, उसमें आपको ढीला ढाला लेथार्जिक लगे, बीमार लगे, उसमें डायरिया हो या कोई और डाइजेस्टिव सिम्टम हो या वीक हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका फीकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और फीकल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो आपके पास बड़ी स्टैंडर्ड कीज मौजूद होती हैं। आप उनको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म का पैरासाइट मेरे जानवरों को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर ब्लड वाले पैरासाइट्स हो के ब्लड चूस रहे हूं, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक डेवलप किया फमाचा। वो फमाचा जो है ना, वो एक स्कोर कार्ड होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंग होते हैं। और आप जानवर की जो आंख है ना उसके करीब करके देखते हैं कि जानवर की आंख का कलर और फमाचा का वो जो कार्ड है वो क्या है। तो एक उसका कार्ड इस तरह होता है कि जो कि इंडिकेट करता है कि अगर जानवर की आंख का कलर भी हुई हो और फमाचा के साथ में मिल जाए, तो इसका मतलब है ये अनीमिक हो रहा है, इसमें खून की कमी हो रही है। एक बगैर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के अगर नेमाटोड्स की डायग्नोसिस करनी है तो फमाचा का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर इस तरह मॉनिटरिंग अप पर अगर आप जारी रखेंगे, और फ्लक्चुएशन जो हैं वो वक्तन फवक्तन, आपका 100 जानवर का हर्ड है या फ्लॉक है, तो आप उसमें से सिलेक्टिवली 20% को वक्तन फवक्तन वीकली या फोर्टनाइटली उसके सैंपल्स चेक करते रहें, या फमाचा के साथ उसको देखते रहें कि उसमें किसी किस्म को पैरासाइट्स का इम्कान है या नहीं है। तीसरी बात है ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स। अब जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं ना, वर्म्स की जहां तक बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक्स जो हैं वो मौजूद हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम भी मौजूद हैं। आमतौर पर जो रिकमेंड किए जाते हैं, बेंजीमेडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, लीवामिजोल है, इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स काफ़ी मार्केट में जेनरिक जो है नाम है, लेकिन वो ब्रांड नेम के हिसाब से मुख्तलिफ कंपनियां जो उसको मार्केट कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर ये मेडिसिन आपने दे रही हैं और देखना है कि इसमें, चूंकि इन पैरासाइट्स में रेजिस्टेंस का बड़ा इशू है, कि रेजिस्टेंस अगर जानवरों के पैरासाइट्स में आ जाए तो वो एंथोलमेंटिक जो पहले 100% इफेक्टिव होता है, बाद में 80% या 70% इफेक्टिव रह जाता है। वो इफेक्टिवनेस चेक करने का तरीका होता है कि फीकल एग काउंट रिडक्शन टेस्ट,
कि वो फीसिस में कितनी जो पैरासाइट्स हैं उनके एग्स वगैरह जो पास हो रहे हैं। तो अगर वो इफेक्टिव होगा, आप उसको कर लें कि वो दवाई देने से पहले उसका फीकल एग काउंट कर लें और बाद में कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एंथलमेंटिक कितना इफेक्टिव है। एक चीज याद रखें कि पैरासाइट्स जाने वाली चीज नहीं होती है, और बेलमूम एक्सपर्ट्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि 100% इफेक्टिव जो एंथलमेंटिक है ना वो नहीं दें। इसलिए कि अगर आप वो दे देंगे तो उसमें पैरासाइट्स एलिमिनेट शायद हो जाएं, लेकिन इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो उसमें इतने पैरासाइट रहने दें जानवर में कि वो उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, वो उसको छेड़छाड़ करते रहें, ताकि इतनी सवीर इन्फेक्शन दोबारा वापस ना आए कि वो जाके एनिमल की जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करना शुरू कर दें। तो ये हर स्पीशीज जो कैटल की और बफलो की और शीप और गोट की, इनमें मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं, जो कि कोई स्पीशीज बहुत पैथोजेनिक है और कोई स्पीशीज जो है वो कम पैथोजेनिक है। तो ये सामने ये चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए जब भी आप इसका कोई इंटेग्रेटेड पैरासाइट को कंट्रोल करें। एक मैंने आपको बताया था रेफ्यूजिया। ये रेफ्यूजिया की बात यह है कि रेफ्यूजिया सन 2000 में ना कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि जब पैरासाइट रेजिस्ट एंथलमेंटिक रेजिस्टेंट पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है ना एनिमल में, तो जाहिर है वो एंथलमेंटिक उसके ऊपर असर नहीं करता। तो वो एज सच जहां जहां पास्चर पे चराई के लिए जाते हैं, गोबर करते हैं, तो वहां वो रेजिस्टेंट पैरासाइट ही उसमें मौजूद रहता है। अब रेजिस्टेंट पैरासाइट्स का मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। और वो इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म यही है कि जब भी कोई आप मेडिसिन देते हैं ना, तो उस मेडिसिन के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि जानवर खुद वो पैरासाइट जो है खुद को जो है वो म्यूटेट कर लेता है वो रिसेप्टर्स को, कि वो रेजिस्टेंस हो जाता है। तो रिफ्यूजिया की टर्म ये है कि लोगों ने लैब में अपनी जो ससेप्टेबल पैरासाइट्स हैं ना, उनको ग्रो किया, उनकी लार्वल फॉर्म्स को ग्रो किया, और जब वो सबको ग्रो कर लिया तो उनको भी जाके पास्चर के ऊपर फैला दिया चराई से पहले। तो जानवर ने तो जाहिर है कि पर्टिकुलर एक टाइम तक खाना है, उसने चराई करनी है। तो जब वो चुराई कर लेंगे ना, तो उसमें कुछ रिफ्यूजिया आ जाएंगे जो कि ससेप्टेबल पैरासाइट हैं, जो कि एंथलमेंटिक उनको मार देगा। कुछ ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब जानवर चराई के लिए आएगा, तो वो जो शेड करेगा ना, उसके जो लार्वा जो एग्ज हैं, वो सारे के सारे रेजिस्टेंट नहीं होंगे, वो उनमें ससेप्टेबल भी कोई होंगे। इसको रेफ्यूजिया कहते हैं, और ये भी सिलेक्टिव इस तरह के कंट्रोल मेजर्स के लिए वो इस्तेमाल हो जाता है। बाकी ज़ाहिर है बायोसिक्योरिटी और क्वारंटीन रूमिनेंट्स जो करते हैं रूमिनेंट्स की, वो ये है कि अगर जानवर फॉर एग्जांपल को आप महसूस करते हैं कि ये जानवर बीमार है, तो उसको इमीडिएटली बाकी हर्ड से आइसोलेट कर दें। और उसके आइसोलेट करने की एक तो वजह यह है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में वो बीमारी जाए ना। और दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि जब वो एनिमल वीक होता है ना, तो ये नेचर है, तो जो तगड़े जानवर होते हैं ना, उसको मारते हैं। तो वो जब मारते हैं तो वो जानवर इंजर्ड हो जाता है, और उस जानवर का जो है ना वो इतने भी सवीर हो सकता है कि वो उसकी मॉर्टेलिटी हो जाए, डेथ हो जाए। तो ये भी इसको कंट्रोल करना चाहिए, इस चीज को भी। एक लास्ट जो इंटेग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट में है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट की, कि नॉन ड्रग एंड एडजंक्टिव ऑप्शंस फॉर ट्रीटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैरासाइट्स, कि ट्रेडिशनल हिस्ट्री में बहुत सी आपके 100 200 300 साल से वो जो कहते हैं ना गांव में सियाने होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके पास एक एम्पिरिकल एविडेंस होता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग, पर्टिकुलर प्लांट या हर्बल ये ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो वो ट्राई कर सकते हैं आप, उससे रिडक्शन डेफिनेटली होती है। और दूसरा ये होता है कि आप जैसे ही महसूस करें कि ये कुछ सीजन आ रहा है स्ट्रेस का, पेरीपार्चूरियन का मैंने बताया था, और इस तरह के जो जब इम्यूनिटी ब्रेक डाउन हो, जानवर दूध दे रहा हो या जानवर प्रेग्नेंट हो, ये स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। तो जानवर की जो डाइट है ना, उसमें प्रोटीन ज्यादा ऐड कर दें। जब आप प्रोटीन ज्यादा ऐड करेंगे तो वो कुव्वत मज़ाहमत जो है वो जानवर में बेहतर पैदा होगी। तो ये चंद एक ऐसी चीजें थी, मैंने कहा मैं आपको याद दहानी के लिए मैं आपको बता दूं।